शुरुआत करते हैं आपकी जेब से। महंगाई के मोर्चे पर लगातार चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। अक्टूबर थोक महंगाई दर 4 महीने के ऊंचाई पर पहुंच गई है और ये 1.84% से बढ़कर 2.36% पर चली गई है। अक्टूबर महीने में WPI महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने ये बढ़ोतरी दिखी है। सबसे ज्यादा चिंता खाने पीने की महंगाई को लेकर है, जो 9.47% से बढ़कर 11.59% पर चली गई है। तो वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर भी अक्टूबर के महीने में 8% से ज्यादा रही है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट WPI 1% से बढ़कर अब 1.5% पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई पर RBI गवर्नर का बयान आया है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने उम्मीद जताई कि महंगाई जल्द काबू में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी की हालत काफी मजबूत है। Today, India's economic growth remains resilient. Inflation is expected to moderate despite periodic humps, and the external sector is robust. Without being complacent, let me end by saying that the Indian economy has sailed well and sailed very well through the prolonged period of turbulence, and it exhibits resilience in the face of constantly emerging new challenges. इधर इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दरों में कटौती की वकालत की है। CNBC TV 18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा कि ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए दरों में कटौती जरूरी है और खाने पीने की महंगाई को देखकर दरें न घटाने का फैसला नहीं होना चाहिए। I certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure. Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand-supply situation. चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में अब कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी के एक फ्लिट क्लोजिंग ली। सेंसेक्स 111 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 26 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी बढ़त लेकर जरूर बंद हुए हैं। डिटेल्स के साथ है कंचन नौटियाल। तो कंचन, क्या इतनी ही राहत की बात माने कि बाजार में जो तेज गिरावट थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखा, थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो गई है, और साथ ही कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहे? अगर निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो आयशर मोटर का सबसे पहले नाम आता है। इसने अच्छी खासी एक उछाल दिखाया है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, HDFC लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। FMCG में आज थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला था। ब्रिटानिया 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। द सेम टाइम टाटा कंज्यूमर में भी 3% की गिरावट रही है और BPCL भी एक ऐसा काउंटर रहा है जहां पे हमें 3% की एक पिटाई देखने को मिली है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। PB फिनटेक 5% की बढ़त, सुजलॉन एनर्जी करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपोलो टायर्स में 4% की एक तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में भी 4% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा गया। लूजिंग पॉकेट में टोरेंट पार्म की बात करी जाए तो 5% गिरता हुआ बंद हुआ। PI इंडस्ट्री 5.25%, फीनिक्स मिल्स में 3.5% और साथ ही साथ IGL में भी करीब 3.5% की एक गिरावट देखने को मिली। जी धन्यवाद। तो इधर बाजार में कब थमेगा गिरावट का दौर, आज आवाज अड्डा भी इसी पर होने जा रहा है, तो जरूर जुड़िए इस बड़ी चर्चा में। शाम 7:57 पर आज का आवाज अड्डा, जो कि फोकस करेगा बाजार को, आखिर इस गिरावट के दौर से कब बाहर आएंगे, बाजार गिरावट कब तक। बाजार से जुड़ी कुछ और खबरें। NSE ने वायदा में 45 नई कंपनियों को शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद दिसंबर से सेंसेक्स और मार्च 2025 से निफ्टी में बदलाव हो सकते हैं। दोनों इंडेक्स में किसकी एंट्री हो सकती है और कौन बाहर हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, निफ्टी में किसकी एंट्री दिख रही है और इनके नायक बनने की बात क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो FNO इंक्लूजन वाला NSE का जो सर्कुलर आया है, इससे कहीं ना कहीं 2-3 स्टॉक्स को एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ये कंपनीज का FNO में इंक्लूजन हो जाएगा, निफ्टी 50 में इंक्लूजन के दरवाजे खुल जाएंगे। 2 ऐसे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, उनमें सबसे पहले है जोमेटो
और जियो फाइनेंशियल्स, क्योंकि नई जो एफएनओ की लिस्ट आई है दोनों ही जोमेटो और जियो फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करने की बात करता है। और कहीं ना कहीं एफएनओ की ट्रेडिंग हिस्ट्री जब बन जाएगी और जब निफ्टी का रिव्यू होगा तब ये दोनों स्टॉक्स की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी इंक्लूजन के लिए। और अगर ये दोनों स्टॉक्स इंक्लूड हो गए अपनी एफएनओ हिस्ट्री जो है 2-3 महीने की ट्रेड करने के बाद, तो जोमेटो में लगभग 5,600 करोड़ का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है और जियो फाइनेंशियल में लगभग 3,200 करोड़ का जो है इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। और ये दोनों ही स्टॉक्स जो है निफ्टी में इंक्लूड किए जाएंगे। निफ्टी क्योंकि 2 स्टॉक्स आएंगे, 2 स्टॉक्स जो है बाहर भी होंगे। यहाँ बीपीसीएल है एक कंटेंडर जो निफ्टी के बाहर जा सकता है आने वाले जनवरी के रिव्यू में, जहाँ मार्च में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीपीसीएल में 2100 करोड़ का आउटफ्लो और आइशर मोटर्स क्योंकि एक बॉर्डरलाइन क्लाइंट है यहाँ 2150 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस मूवमेंट इन दोनों स्टॉक्स में ऊपर नीचे होती है तो दूसरे जो लाइकली कैंडिडेट्स हैं जो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बाहर हो सकते हैं उसमें ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प भी है। लेकिन आज की स्थिति में आइशर मोटर्स और बीपीसीएल ये 2 स्टॉक्स जो है निफ्टी के बाहर हो सकते हैं, ऐसा नोवामा रिसर्च का कहना है। इसके अलावा आईएफएल का मानना यह है कि जोमेटो जो दिसंबर 24 में सेंसेक्स का रिव्यू होने वाला है वहाँ इंक्लूजन कैंडिडेट होगा और लगभग $450 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग सेंसेक्स इंक्लूजन के चलते हुए दिखाई देगी। तो जोमेटो दोनों ही सेंसेक्स निफ्टी 50 में इंक्लूजन का कैंडिडेट हो चुका है और उसके अलावा जियो फाइनेंस पे भी फोकस रहेगा निफ्टी 50 इंक्लूजन के लिए। जी बहुत शुक्रिया इतने इस अपडेट के लिए। इधर रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतें अब गिरने लगी हैं। वायदा बाजार में सोने चांदी के भाव 2 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो गिर गया है। इधर चांदी भी रिकॉर्ड हाई से करीब 13,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट दिखा चुकी है। बताया जा रहा है कि डॉलर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है, जिससे सोने और चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट भले ही जारी हो, लेकिन वित्त मंत्रालय का मानना है कि वैल्यूएशन करेक्शन की वजह से गिरावट चल रही है। वही वित्त मंत्रालय को अमेरिका में सरकार में बदलाव और ट्रंप सरकार की होने वाली नीतियों पर नजर उन्होंने रखी है। डिटेल्स हमारे साथ लेकर हाजिर हैं लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। तो लक्ष्मण, बाजार में गिरावट को लेकर गवर्नमेंट की क्या सोच है और खासतौर पर निजी निवेश में जो एक ठहराव सा आ गया है उस पर वित्त मंत्रालय का क्या सोचना है? देखिए, दरअसल जब जब बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आती है तो अक्सर वित्त मंत्रालय में बैठकों का दौर होता है। कुछ वहाँ पे कोशिशें की जाती है कि आखिर इसकी वजह जानी जाए, कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन इस बार बाज़ार में गिरावट को लेकर वित्त मंत्रालय में कोई पैनिक या फिर कोई इस तरह की चिंता नहीं दिख रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का मानना है ये जो गिरावट है कि हेल्दी करेक्शन है, वैल्यूएशन करेक्शन है, अपेक्षा की जा रही थी, सिर्फ समय का इंतजार था, वो गिरावट हो रही है। तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। यहाँ तक कि एफआईआई जा रहा है, यहाँ भी वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि एफआईआई का जाना भी हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ये चाइना की वजह से जा रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। ये भी उनके लिए चिंता की बात नहीं है। तो बाजार को लेकर अभी वित्त मंत्रालय कोई कदम उठाने में, कोई पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ डर दिख रहा है वो है अमेरिका को लेकर के। यूएस में ट्रंप सरकार आने के बाद वहाँ पर सरकार की पैनी नज़र है कि किस तरह के कदम वहाँ पर उठाए जाते हैं। अभी भी कुछ दिन बाकी है बाइडेन सरकार को सत्ता छोड़ने में। जाते जाते कुछ ऐसे कदम तो नहीं उठ जाए जिससे कारोबार को लेकर कोई नकारात्मक असर पड़े। तो यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं उसको लेकर सतर्क जरूर है। क्या क्या संभावित कदम हो सकता है उसका भी विश्लेषण यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप सरकार जब थे पहले टर्म में तो एल्युमिनियम और स्टील पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई थी। कहीं उस तरह का कोई कदम न उठा दिए जाए, ये एक चिंता का विषय यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल कोई पॉलिसी बना कर रख ली गई हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक है जिस पर वित्त मंत्रालय लगातार नज़र बनाए हुए है। रही बात आपको निवेश को लेकर के, तो निवेश को लेकर के वित्त मंत्रालय का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में आधी से ज़्यादा दुनिया में चुनाव चल रहे थे, हर जगह काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था। तो इस वजह से निवेशक ठहरे हुए थे। अब यूएस इलेक्शन के बाद निवेशक वापस से आएंगे। लेकिन यहाँ भी ट्रंप सरकार आने के बाद ट्रंप यूएस से एफडीआई के मोर्चे पर हो सकता है थोड़ी चिंता हो, तो सरकार यहाँ पे अलग अलग दूसरे सोर्स से एफडीआई जुटाने में जुटी है। बाहर जाके विदेशों में रोड शो किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एफएम गई थी, कई देशों में रोड शो की हैं। वैसे ही आने वाले दिनों में निवेशकों से बातचीत की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। एफटीआई नियमों की शर्तों का आसान किया जाएगा। तो इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र चुनाव का काउंटडाउन जारी है। जोरदार चुनावी कैंपेन पक्ष विपक्ष की तरफ से
चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के युवा नेता आदित्य ठाकरे एक बार फिर साफ कर रहे हैं कि अभी बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता के साथ इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी तोड़ने के सूत्रधार हैं। शिंदे को ईडी का डर दिखाया गया था। देखिए इंटरव्यू। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने और अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूँ इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे जी का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूं। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए। गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपके 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन यादें सकती है? बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफी सारी है। लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे। अच्छी है, सरकार बन गई। हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी, ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने? 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे। खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और 1-2 सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेके इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म कर दो। अब ये सोच कितनी गंदी है, देखो। क्यों खत्म करना चाहते हैं? यही 25 साल पुरानी नहीं, आपकी- उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे। जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव ही नहीं लड़ते थे। हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उद्धव जी आ जाओ साथ में, जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्हें जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने कुछ बोला कि वादा ही नहीं किया कुछ भी। वापस 3, यही तो झूठी बात है ना। वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ। तो काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां हैं इस समय महाराष्ट्र के अंदर और सभी नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहरहाल 20 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद रिजल्ट पर नजर रहेगी। CNBC आवाज़ पे कवरेज आप लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव की। लेकिन अब थोड़ा दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत
हो गई है और इस ट्रेड फेयर में इको फ्रेंडली हाउस ने सबका ध्यान खींचा है। महज 1.5 लाख रुपए में बना ये घर 300 स्क्वायर फीट में का साइज का है। एनटीपीसी के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने घर के बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमसे शेयर किया है, वो हमें बताया और एक घर भी शोकेस किया है। आप भी एक नजर डालिए। सर, आपने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपने दिखाया है कि 1.5 लाख रुपए में एक परिवार को घर आप दे सकते हैं। इसकी जो खासियत बताइए कि किस तरह से आपने 1.5 लाख रुपए में इसको समेटा है। देखिए, पहली बात है मैं ये बताऊं कि एनटीपीसी अभी अपनी 50वें साल पे है जी। तो हम सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात करते हैं जी। जहां सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, आपको पता है हमारे ज्यादातर जो पावर प्लांट्स है वो कोयले से बिजली बनती है जी जी। तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है एश, जो राख बोलते हैं जिसको हम, और ये राख एक न्यूसेंस होता है सोसाइटी के लिए। हमने ये कोशिश किया है कि इसको हमने कैसे कन्वर्ट करें, हमारे जो घर बनाते हैं या जो बिल्डिंग मटेरियल है, जहां तक कि ब्रिक्स है, एग्रीगेट्स है, सैंड है, ब्लॉक्स है, ये सब हमने राख में बनाने की कोशिश। कितने स्क्वायर फीट का है पूरा ये 300 स्क्वायर फीट का है। जो ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री गृह योजना में, जो गरीबों को जिनके पास घर नहीं है, आवास योजना, तो उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया को फिट करते हुए हमने मकान को बनाया। तो ये आपका हो गया लिविंग रूम, ये लिविंग रूम है, एक बेडरूम हो गया, बेडरूम है। ये काफी जो सरकार का कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के, जिसके तहत बहुत सारे घर, करोड़ों घर अभी तक डिलीवर हो चुके हैं, और एनटीपीसी उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो आप लोगों ने यहाँ बेसिकली डिस्प्ले किया है। ये घर बनाने के लिए ये जो ब्लॉक्स है इंटरलॉकिंग हो जाते हैं, जिससे वॉल बनता है, जो आप देख रहे हैं। सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती टेम्पररी, क्योंकि इसमें एक 1.5 मीटर की फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने अभी डेमो के लिए क्लैंप लगा के लाया है। बट नॉर्मली में क्लैंप आपको नहीं रहेगा, बिल्कुल इसी में रहेगा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब एक तरह से कहें डिस्प्ले। एक चीज से 85% का एस यूज हुआ इस मकान को बनाने के लिए। सोलर में करीब करीब हम 3 किलोवाट की बिजली बना सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जो घर के रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट हम ग्रिड में फीड करके पैसा भी बना सकते। तो ये घर जो कि 1.5 लाख में बन सकता है। कर आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों की बात हम यहाँ पे करते हैं और आपको फिर एक अलग तरीके का स्कूल बैग दिखाते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और खबर है। आईटीपीओ के चेयरमैन प्रदीप खरोला ने खास बातचीत में कहा है कि इस फेयर में विकसित भारत 2047 की थीम पर सारे राज्य अपना पोटेंशियल दिखाएंगे। All the states are showcasing the progress which has been achieved in the last few years, as well as they are showcasing the potential, और मतलब उनका पोटेंशियल क्या है, और विकसित भारत जो 2047 में उभर के आएगा उसमें राज्यों का क्या योगदान होगा। इसके अलावा भारत सरकार के लगभग 50 मंत्रालय और विभाग इसमें भाग ले रहे हैं, वह भी सेक्टर वाइज हमारी प्रगति कैसी रही है और आगे हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं, इस सबको वो दर्शाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में पढ़ने पढ़ाने का तरीका काफी बदल रहा है और स्मार्ट बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम्स। तो बाल दिवस पर पढ़ाई के बदलते तरीकों पर हमारी ये स्मार्ट रिपोर्ट। एक ही किताब को हर बच्चा अलग अलग तरीके और स्पीड से पढ़ता है। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर खुद किताबें बच्चों के पढ़ने के तरीके को समझ सकें और उसमें सुधार कर सकें। Please say hi into the sky upon his daisy flights. Please say dizzy. Well done. ऐसे ही एक कोशिश कर रहा है लीड ग्रुप का टेक बुक। ये बच्चों को एआई और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पर्सनलाइज्ड लर्निंग देता है। किताबों में लिखी बातें बच्चों के सामने 3D बनकर उभरती हैं। Cannot. Well done. एक नया इंटेलिजेंट बुक जो एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके हर स्टूडेंट को सीखने की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट होता है और उन्हें उनके पोटेंशियल को पहुंचने में मदद करता है। टेक बुक को 3 मेन टेक्नोलॉजी से पावर मिलती है, इरा, आरी और पाई, जो मिलकर इसे एक यूनिक और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बना देते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बच्चों को एआई से परिचित कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ाए बिना। इसके लिए खुद बच्चों को इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। डीपीएस ने कई एआई वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स भी कराए हैं, जिससे बच्चों को काफी बेसिक जानकारी मिल सके। स्क्रीन यूज जितना हम सीमित कर सके उतना करते हैं।
हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर्स को यूज करना है, तो रेगुलेटेड वे में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कंप्यूटर यूजेज करें और समहाउ कंप्यूटर के थ्रू या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या छोटे छोटे रील्स के थ्रू जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बच्चों के लिए ज्यादा रोचक होती है, उनको उसमें रुचि मिलती है। और हम कई बार बच्चों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपनी रिकॉर्डिंग करें। किड्जी और फुटप्रिंट्स जैसे प्ले स्कूलों ने भी एआई पर जोर देना शुरू किया है। बच्चों को छोटे छोटे एक्सरसाइज से अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने का अभ्यास कराया जाता है। केरल के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल ने मेकर लैब्स एडुटेक के साथ मिलकर आइरिस नाम का एक एआई शिक्षक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं को समझ सकता है। ये प्री स्कूल से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का कहना है कि शिक्षकों के 20% तक प्रशासनिक कार्यों को एआई कर सकता है। हालांकि ग्रेडिंग में एआई के इस्तेमाल पर अभी भी सवाल है, क्योंकि ये ह्यूमन फीडबैक की जगह नहीं ले सकता। कभी स्कूलों में एआई का इस्तेमाल एक चर्चा का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ एआई और इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासरूम का अहम हिस्सा बनता जा रहा है और स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट पढ़ाई में मदद कर रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अब बेहद खराब से सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली का औसत AQI आज 426 दर्ज किया गया। आनंद विहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां का AQI 470 मापा गया। डिटेल्स के साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या प्रदूषण की स्थिति दिन पे दिन और खराब हो रही है दिल्ली में? जी, आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर के स्तर को पार कर गया। अधिकतर जो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पे AQI 400 के पार था। खास तौर पे आनंद विहार, वहां पे AQI 470 देखने को मिला। इसके अलावा आनंद विहार के अलावा आया नगर, बवाना, रिठाला, इसके अलावा आपको नॉर्थ कैंपस, ITO, इन सभी जगहों पे जो AQI है वो आपको 400 से ज्यादा दिखा। फिलहाल दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू है। आज इसको लेकर एक रिव्यू बैठक हुई थी इसको कि क्या हम स्टेज 3 की तरफ जाने की जरूरत है इस वक्त। तो फिलहाल दिल्ली सरकार का कहना है कि स्टेज 3 तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसमें और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन स्टेज 2 को ही और ज्यादा सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात आज दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। अगर हवाई यातायात की बात करें तो आज 100 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट हैं जो डिले हुई। 17 मिनट से लेकर 51 मिनट तक का डिले औसत देखने को मिला। इन सभी में डाइवर्जन तो आज नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो विजिबिलिटी थी आज सुबह रनवे में वो 0 मीटर की थी। और आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम विभाग का फोरकास्ट है वो ये है कि अगर हवाएं चलती हैं तो इस प्रदूषण से थोड़ी सी कुछ समय के लिए जो है राहत मिल सकती है। जी शुक्रिया। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है। क्या आपको पता है कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है या फिर वो प्री डायबिटिक है। कितना खतरनाक है अपने बढ़ते हुए शुगर लेवल से अनजान रहना। जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। डायबिटीज से अनजान, खतरे में जान। उबर में अगर आपको जल्दी राइड पानी है तो इसके लिए आपको ड्राइवर को अतिरिक्त टिप देनी पड़ सकती है। उबर ने ड्राइवर की अपफ्रंट टिपिंग शुरू की है, जिसमें ड्राइवर को टिप देकर जल्दी मैच पा सकते हैं। इसके साथ ही उबर ने ड्राइवर की सोशल सिक्योरिटी, महिला ड्राइवर को सवारी चुनने का विकल्प और ड्राइवर्स को तुरंत पेमेंट जैसी कुछ सुविधाएं भी शुरू की है। उबर के इंडिया हेड प्रभजीत सिंह से हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बातचीत की। हमें बहुत गर्व है कि इंडिया में आज 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स उबर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और हर महीने अर्निंग्स कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी और बड़ी है और हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि हम उबर एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए सेफ बनाएं, इजी बनाएं और फेयर बनाएं। उसलिए आज हमने काफी नए इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री फर्स्ट लॉन्च किए। एज एन एग्जांपल, सेफ्टी साइड पे हमने SOS इंटीग्रेशन विद मल्टीपल सिटीज, नॉट जस्ट फॉर राइडर बट फॉर ड्राइवर्स। अगर कोई सेफ्टी इंसिडेंट है और उनको हेल्प चाहिए तो दे कैन शेयर द डिटेल्स थ्रू द ऐप। हेलमेट सेल्फी विच इंकरेजेस कि अगर आप 2 व्हीलर ड्राइवर हैं
उबर मोटो ड्राइवर हैं, यू आर encouraged टू चेक एंड मेक श्योर दैट यू कैन गो ऑनलाइन ओनली इफ यू हैव अ हेलमेट ऑन। या फिर इजी बनाने के लिए जैसे हमने इंस्टेंट पेमेंट्स इंट्रोड्यूस किया है, ड्राइवर्स का फीडबैक रहा है कि हम चाहते हैं कि अगर हम कैश ट्रिप भी कर रहे हैं, ट्रिप खत्म होते ही हमारे अकाउंट में हमारे पैसा इमीडिएटली आ जाए, तो अब वो प्रेस ऑफ अ बटन से मल्टीपल टाइम्स इन द डे 5 सेकंड के अंदर पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाएगा। और हमने नए फीचर्स लाइक डीएक्टिवेशन सेंटर, अर्निंग हब, ऐसे कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। फीमेल ड्राइवर्स के लिए भी आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनके पास एक चॉइस दी है कि अगर वो चुनना चाहें तो वो सिर्फ फीमेल राइडर ही चुन सकते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हमने एक फीचर लॉन्च किया है विमेन राइडर प्रेफर्ड। ये फीडबैक आया है हमारे जो विमेन ड्राइवर्स हैं उनके कहने पे कि what will encourage them to drive more, और also वो कैसे encourage करेंगे बाकी women drivers to join the Uber platform. And one of that was कि sometimes during certain hours of the day or certain location they want the preference to actually be matched to a woman rider, and we have now given them the preference that they can actually through the app just press of a button choose and have a priority to actually be matched to a woman rider. That is already been tested and more than 21,000 trips have been completed, and we are getting very good feedback from our women drivers. अक्सर होता है कि टनल और अंडरपास से गुजरते वक्त कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, मगर जल्द ही आपको इससे राहत मिल जाएगी। सरकार बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए योजना बना रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। हेलो हेलो जी जी कैसे हैं? हेलो जी कैसे हैं आप? जी जी नहीं बस मैं आपकी वही कल की अवेलेबिलिटी आपके लिए मैं चेक करना चाह रहा था। हेलो 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 कॉल फिर ड्रॉप हो गई। प्रगति मैदान के इस अंडरपास में मैं जितनी बार जाता हूं कॉल ड्रॉप होना तय है। काफी समय से इतनी कोशिशों के बाद भी अब तक यहां पे नेटवर्क की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इसका समाधान हो सकता है। प्रगति मैदान के अंडरपास का ये टनल हो या मुंबई के मरीन ड्राइव को जोड़ता हुआ टनल या फिर हिली एरियाज के कई सारे टनल्स, इन सभी जगहों पे कनेक्टिविटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा आम है, लेकिन अब सरकार इसको सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर चुकी है और देश के उन तमाम टनल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर इस तरह के किसी टनल में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है या कोई और घटना होती है तो ऐसे में नेटवर्क का होना, इंटरनेट का होना, मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सही समय पर रेस्क्यू किया जा सके। और इसलिए अब इसकी पहचान जो है वो शुरू की जा चुकी है। खासतौर पे हिली एरियाज में 40 से ज़्यादा जो है मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि इस तरह के टनल्स में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। साथ ही इस तरह प्रगति मैदान में भी काम शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 महीने में हम इसका असर देखने को मिलेगा। हमें मोबाइल नेटवर्क बूस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि चाहे आप टनल के अंदर कहीं भी हो, नेटवर्क बिल्कुल ना जाए। थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने इसकी कोशिशें शुरू कर दी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी को यह सम्मान कोविड-19 की महामारी के दौरान डोमिनिका की सहायता करने के लिए दिया जा रहा है। पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान वहां की राष्ट्रपति सिल्वनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक गयाना के जॉर्ज टाउन में होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान देंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।